ये सरकार विजिबल सरकार रही है। पहले सरकार को ढूंढना पड़ता था। देश की इकोनॉमी अब उस डायरेक्शन में जा रही है कि भारत में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जो सालों से ना हो पाया वो इस एक साल में हमने कर दिखाया। कांग्रेस ने 7 साल में देश का सत्यानाश किया। भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, इसके सिवा हाथ में कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो विकास दर बढ़ती है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। अच्छे दिनों की बात कही थी वो काफूर हो गया। महंगाई बढ़ गई है, काला धन आया नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है। On behalf of the Congress Party, I would like to officially wish the Surpur Sarkar a happy birthday. हमारे देश को आगे ले जाना है तो हमारे देश के गांवों को आगे ले जाना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे सवाल है एक साल नरेंद्र मोदी सरकार के। देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट होती है जब इस तरह के सरकारों का आप एक साल का आकलन करते हैं। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे नारे होते हैं, बहुत सारे भाषणबाजी होती है, बहुत सारे जुमले होते हैं, आंकड़े होते हैं। हकीकत की तस्वीर बहुत कम चर्चा में आती है और यही मेरा पॉइंट हमेशा से रहा है। कांग्रेस को भी मैंने देखा था, मुझे अच्छी तरह याद है उस समय में कितने आंकड़े कांग्रेसी गिनाते थे। फिर यही आंकड़े अब नरेंद्र मोदी के समय में गिराए जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं। इकोनॉमी इस रास्ते पर चल चुकी है। किस रास्ते पर चल चुकी है राजनाथ सिंह जी? नहीं समझ में आता, लेकिन बताया जा रहा है। तो मैंने कहा चलिए आज सुबह के अखबार उठाए, मैंने कहा इन्हीं के ही सर्वेस जो आ रहे हैं इन्हीं की कुछ बातों पर फोकस किया जाए। सबसे पहले ये दैनिक भास्कर का सर्वे आज मैं सुबह पढ़ रहा था और उसमें देखिए सबसे ज्यादा फजीहत नरेंद्र मोदी की किस बात ने कराई। 52% इस दैनिक भास्कर अखबार के सर्वे के हिसाब से कहते हैं काला धन लाकर 15 लाख रुपए हर भारतीय के बैंक के खाते में डलवाने का वादा। ये मैं नहीं कर रहा हूं विज्ञान प्रकाश, ये भास्कर का सर्वे सुबह सुबह जो मैंने अखबार में पढ़ा वो कह रहा। अब जरा दूसरी बात देखिए, और ये युवा भारत से पूछा गया था। 13% नेहरू गांधी परिवार के बारे में बीजेपी के सांसदों के अपशब्द। सियासत अपनी जगह होती है। 14% धर्म परिवर्तन का मुद्दा। देखिए युवा किन किन मुद्दों को रिएक्ट कर रहे हैं। मैं एक अखबार के सर्वे के माध्यम से सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया एक और अखबार है, उसके सर्वे का भी मैं जिक्र करूंगा। तो ये देखिए कि लोग नरेंद्र मोदी से पिछले एक साल में क्या कह रहे हैं। एक अखबार, बड़े अखबार के हिसाब से क्या अच्छे दिन आ गए हैं। 54% नहीं। ये युवा भारत का सर्वे 38% हाँ। वैसे कल मथुरा में जब नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छे दिन आ गए, उनका यह दावा था कि बुरे दिन चले गए। अब आप जान रहे हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी प्रसार कर रही है अपने एक साल की सरकार पूरा होने का, और 8% उसमें से कह रहे हैं कि वो नहीं कह सकते कि क्या हुआ है। तो ये एक सर्वे मैंने आपको दिखाया युवा भारत का, जिसमें पूछा जा रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं। तो 54% दैनिक भास्कर अखबार के हिसाब से कहते हैं नहीं, और काले धन के मसले पर कहते हैं कि जो 15 लाख रुपए, हालांकि बीजेपी ऑफिशियल इसे डिनाई करती है, ये भी मैं आपको बता दूं, बीजेपी का अपना एक स्टैंड है, मैं उस पर आज नहीं जाऊंगा, लेकिन 15 लाख रुपए सबके घर में पहुंच जाएंगे, ये वादे से नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा फजीहत हुई। अब टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है जो कि पूरे तौर पर एक डिस्टिंक्शन के साथ पहले साल को दे रहा है, मतलब कह रहा है नरेंद्र मोदी सरकार का अच्छा है, लेकिन उसमें से एक पॉइंट मैंने चुना है। आप ये मेरे ऊपर आरोप लगा दीजिए कि मैं आलोचना वाला पॉइंट उठा रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही अहमियत भरा है, क्योंकि मैं, आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से, खासतौर पर लगातार कुछ महीनों से हमेशा की तरह गांव देहात की यात्रा करता रहता हूं। कई सारे मामलों में उन्होंने अच्छे आंकड़े दिए हैं, उस अखबार का अपना आकलन है, लेकिन कृषि के
क्षेत्र को दोबारा खड़ा करने में सबसे कमजोर अगर आंकड़ा नरेंद्र मोदी सरकार को दिया गया है तो वो 5.5% का रिवाइविंग क्राइसिस रिडन एग्रीकल्चर, जो कि कृषि, क्योंकि अभी आखिरी बाइट आप सुन रहे थे ना नरेंद्र मोदी की, कि ये हिंदुस्तान अगर बढ़ेगा तो ये कृषि से बढ़ेगा, किसानों से बढ़ेगा। कल मैंने आपको दिखाया था हेमा मालिनी जी मुझे नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर नजर आई, जब वहां पे किसान बदहाल था, मैं गया था वहां पर, तब वो लोग पूछ रहे थे कि हमारी सांसद कहां है। तो ये सब हो रहा है मोदी जी की सरकार में, लेकिन वो कह रहे हैं ना हिंदुस्तान उसी से बढ़ेगा। तो ये अखबार ये कह रहा है कि कृषि के क्षेत्र को तब्दील करने में, बेहतरी के लिए तब्दील करने में सबसे खराब आंकड़े हैं नरेंद्र मोदी सरकार के। सिर्फ ये 2 मुद्दों पर मैं बनाऊं बहुत सारे कागज, आंकड़े, दलीलें, सरकार की दलीलें, पावर सेक्टर में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कुछ है। जैसे मोदी जी ने कल कहा ना कि वो 365 घंटे भाषण दे सकते हैं कि उनकी सरकार ने क्या क्या किया, वैसे ही 365 घंटे की बहस इस बात पर भी हो सकती है कि उनकी सरकार ने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या उसको भी करना बाकी। अनिल जैन जी, एक अखबार का आकलन मैंने कहा आपसे पूछ लूं, क्योंकि आप लोग तो कहते हैं कि मोदी जी ने कभी नहीं कहा 15 लाख रुपए लाकर देंगे, और लोग कह रहे हैं युवाओं से पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये उन्होंने बड़ा गलत वादा कर दिया। देखिए अभिज्ञान जी, इस विषय पर पिछले 6 महीने में खूब बहस हुई है, आपके साथ भी चर्चा हुई है, मेरे साथ भी। और सबसे पहली बार जब मैंने कहा था कि एक तो 15 लाख प्रति व्यक्ति की बात नहीं थी, प्रति परिवार की बात आई थी। हाँ, और 3 लाख प्रति व्यक्ति, 5 आदमी का औसतन अगर परिवार जाना जाए, ये क्योंकि तब नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार नहीं चलाते थे, और जो आंकड़ा लगता था कि ये काले धन का हो सकता है, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये इतना पैसा प्रति व्यक्ति आएगा। इसका अभिप्राय कभी ये नहीं था कि चेक देकर उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा, ये कभी अभिप्राय नरेंद्र मोदी का भी नहीं था। वादा तो था ना, वायदा ये था कि काला धन वापस लाया जाएगा। काला धन तो 1 रुपया अभी तक नहीं आया, मेरी बात सुनिए, काला धन 1 रुपया अभी तक नहीं आया है, काला धन वापस लाया जाएगा, ये वादा था। और इस वादे पर सरकार जिस दिन बनी, वो जब भाषण देते थे, मेरी बात सुन लीजिए अनिल जी, आपने भी वो भाषण सुने, मैंने भी सुना। वो कहते थे कि अगर काला धन विदेशों में पड़ा वापस आ जाए तो हर व्यक्ति के घर में 15 लाख रुपए पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात अभिज्ञान जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस बात को, मैं यही बात मैं कह रहा हूं कि काला धन वापस आने के लिए इस सरकार ने पहले दिन, जिस दिन सरकार का गठन हुआ, पहली कैबिनेट में पहला निर्णय एसआईटी गठित करने का किया, जो कि 68 साल की कांग्रेस की सरकार ने या पूर्ववर्ती किसी सरकार ने नहीं किया। काला धन लाने के लिए मंशा कितनी साफ है, इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, इस सरकार के कार्यकाल में ही इस तरह का कानून बनाया कि काला धन एक फूटी कौड़ी देश से बाहर वापस जा ना सके, और देश में भी काले धन की व्यवस्था न बढ़े। इस बात की रोकथाम के लिए पहली बार किसी सरकार ने अगर संवेदनशील काम किया है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस बात को भी आपको जनता के सामने रखने की जरूरत है। जहां तक तो आप लोग रख रहे, आप लोग जनता के सामने, ट्विटर के सामने, फेसबुक के सामने, भाषण के सामने, इंटरव्यू के माध्यम से आप लोग रख रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटे से भारतीय नागरिक होने के नाते ये प्रश्न उठा रहा हूं कि उन्हीं का वादा था। अभी तक तो 1 रुपया काला धन आया नहीं। सब लोगों ने बताया था कि जैसी सरकार बनेगी वैसी आ जाएगी। एसआईटी वाली आर्ग्यूमेंट में पहले भी सुन चुका हूं। मैं तो एक अखबार ने जो युवा का मूड बताया है वो आपसे शेयर नहीं हो सकता है। देखिए, लोगों के पूछने का और लोगों से इंटरोगेट करने का, क्वेश्चनियर बनाने का और लीडिंग क्वेश्चन देने का सब तरीका है। सर्वे कंपनी किस तरह से चलाती हैं, एक ही अखबार के सर्वे के अनुसार नहीं। अगर सारे देश के अखबारों ने जो सर्वे की है और सब सर्वे को आप मिलेंगे तो 62% ही लोगों ने कहा कि सरकार अच्छी चल रही है। सब ओवरऑल आप एक मुद्दे को लेकर दूसरे, अभी क्योंकि सरकार के 10 साल नहीं हुए हैं, यूपीए की तरह सरकार के 10 साल नहीं हुए जो 10 साल में कोई उपलब्धि नहीं बना पाई, खाली घोटालों और देश के स्वाभिमान को गिराने का रिकॉर्ड बनाया जिन्होंने, उनके सामने हमने जो इस खराब व्यवस्था से इस सरकार को चलाने का, मैं हर्षवर्धन का एक कमेंट करना चाहूंगा। एक साल में जो ये स्थिति है, उसके बाद में जो सारे देश के अखबार 62% ही अगर कहते हैं कि अच्छी सरकार चल रही है, तो इस बात को भी आपको मानने की जरूरत है। जी जी जी। तो आप वैसे हम लोग जो सरकार के अपने दावे हैं वो भी चला, जरा हर्षवर्धन जी का मैं कमेंट लूं, वो भी सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। मैं भी ब्लैक मनी पे ही पूछना चाहूंगा। एक धारणा थी, जुमला था, कैंपेन था,
सब इस्तेमाल करते हैं। मुझे हमेशा जॉर्ज बुश सीनियर का वो कैंपेन याद आता है कि रीड माई लिप्स नो मोर टैक्सेस। तो अमेरिका में वो कैंपेन था बड़ा मशहूर। तो उसका मैं पूरा अधिकार है नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को, सबको। लेकिन तो कह रहे हैं कहाँ, कौन सा धन? तो आप लोग भी मिलते हैं, लोग कभी पूछते हैं, बताते हैं कि कौन सा धन, नहीं, कौन सा काला धन? जैसे आपने कहा कि एक मुद्दा है जो लोगों को बहुत खटखटाता है जी, वो है काले धन का। हाँ, जो वादा है, बिल्कुल सही बात, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें और ये सर्वे भी यही बात बताती है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब लिटरली 15 लाख रुपए हमारे पास बैंक अकाउंट में जमा नहीं हुए हैं, उससे एक आक्रोश। मुझे लगता है कि उससे और गहराई में जाएं तो क्या मुझे लगता है कि अगर हमारे देश में काले धन का बुनियाद या जड़ हम देखें, वो चुनावी खर्च है। चुनावी खर्च जो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और एक सरकार जिसका अभूतपूर्व स्तर पे चुनावी खर्च हुआ था, किन स्रोतों से हुआ था, कहाँ से आया, वहाँ से आप एक नैतिक तौर पे एक कमज़ोर ज़मीन पे खड़े होते हैं जब हम कहते हैं कि हम उस काले धन का सामना करेंगे। मुझे लगता है कि इसमें, और ये वर्तमान सरकार ही नहीं, मुझे लगता है निरंतर जो सरकारें आई हैं उनकी नीयत काले धन पे साफ नहीं हुई है, ना इस सरकार की हुई है, ना इस सरकार के। दूसरा जो बड़ा पॉइंट है एग्रीकल्चर में, कृषि पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया में देखना, बाकी चीज़ों में उन्होंने 7.5-8 तक आंकड़े दिए, और अनिल जैन की उस बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जिसका नारा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, आपने हर्ष देखा, अनिल जी जानते हैं, मैं खुद हाल में किसानों के मसले को लेकर दूर दूर तक कोई उन जो अभी कहते हैं ना अमित शाह जी के साहब सरकार दिखती, यकीन मानिए कई जगहों पर जहां पर इनकी ताकत के क्षेत्र है सरकार नहीं दिखती है। नहीं, वो नहीं अग्री करेंगे, आप इत्तेफाक रखिए, मुझे अनिल जैन जी से कोई इतराज नहीं है। जी, मुझे लगता है कि कृषि का जो कमज़ोर बनाए रखने का और ज़्यादा कमज़ोर करने की जो स्थिति हुई है, वो इस देश की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, देश के में समानता बढ़ाने के कोशिशों में सब पे कमज़ोर पड़ेगा। और इसमें 2-3 चीज़ों पे बहुत जल्दी से मैं संकेत करना चाहूँगा। एक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, इनपुट के जो कॉस्ट्स हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया नहीं गया है। जो स्टेट्स को इंसेंटिव था मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, वो वापस लिया गया। इसलिए जो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत था कमज़ोरों किसानों के इनकम को प्रोटेक्ट करने का, वो कमज़ोर पड़ गया है, कमज़ोर रहा है। दूसरा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, किस स्तर पे आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। यूपीए के सालों में ही बहुत कम था, लगभग 60% जहाँ पे जनसंख्या जिस क्षेत्र पे निर्भर है, अब उससे और भी कम हो गया है। 55-60 मतलब वो कम होता जा रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर आप बढ़ाएं, 15% जीडीपी का हिस्सा उनको मिलता है, और 5% पब्लिक इन्वेस्टमेंट, वो भी लार्जली बड़े किसानों की सब्सिडी। इस साल वो 5% से भी कम हो गया है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर्स प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें जो कोई नई, और साथ साथ आप एनआरईजीए को भी कमज़ोर किए हैं। सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में बहुत पैसा बहुत कम हो गया है। आईसीडीएस में 50% हो गया है, 20% एसएसए में। जैन साहब कहेंगे कि नहीं, स्टेट्स को ज़्यादा पैसा मिला है, वो भी सच्चाई उसमें क्या है? हाँ, वो थोड़ी आंकड़ों की मैं हर्ष थोड़ा सा आपसे यहाँ पे माफी मांग रहा हूँ। हम इंतजार कर रहे थे, पीयूष गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष को मैं उन लोगों से मैं गिनता हूँ जो आर्थिक मामले को समझते हैं। थोड़ा सा हम सरलीकरण करके उसको समझाने और पीयूष जी से सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सर्वेज हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारी डिबेट्स है। पीयूष गोयल के पास 2 बहुत ही अहम डिपार्टमेंट्स हैं, वो है पावर, बिजली और कोल, यानी कि कोयला। अब एक बड़ी बात आपको शुरुआत में बता दूं, क्योंकि आप जानते हैं मैं पावर पर बहुत काम करता हूं, लिखता रहता हूं। तो 67% के करीब हमारा ये मुल्क डिपेंडेंट है कोयले पर बिजली के उत्पादन के लिए। इसलिए पीयूष गोयल साहब की भूमिका और भी
अहम हो जाती है। सरकार ऑलरेडी ये दावा कर रही है कि कोल के ऑक्शन के माध्यम से जो उसने किया वो अभी तक पहले कभी नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस और मनमोहन सिंह की सरकार पर जो एक बड़ा घोटाला जिसका आरोप था वो कोयला घोटाला था और मनमोहन सिंह के उस पीरियड पर आरोप था जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे। पीयूष गोयल, पावर रिफॉर्म में आप क्या करना चाहते हैं? मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता कि बिजली के लिए बहुत कुछ राज्यों पर निर्भर है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की ना सिर्फ हालत खस्ता है, उन पर कर्ज बहुत होता है, उनमें करप्शन बहुत ज्यादा है। आप एक दायरे के बाद क्या कर सकते हैं? ये हिंदुस्तान है, गुजरात नहीं। पीयूष गोयल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टाइल है वो एक टीम इंडिया और एक कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का है। वो देश के संघीय ढांचे को भली भांति समझते भी हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उसी दायरे के अंदर हम सबको काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। अब ये जो बिजली का मामला है ये एक तरीके से तो पूरा स्टेट्स के हाथ में है, मेरे हाथ में तो बहुत ही कम है, लेकिन मैंने दो अनुभव किए हैं अभय ज्ञान जी। एक तो देश में लगभग सभी ने देख लिया है कि जो परफॉर्म करेगी सरकार वो फिर चुन के आएगी, जो परफॉर्म नहीं करेगी उसको जनता घर बिठाएगी। और ये कई राज्यों में हुआ है, केंद्र सरकार में हुआ है। तो आज राज्य सरकारों पे भी बड़ा प्रेशर है कि वो भी इस विषय में हमारे साथ सहयोग करें और अपने डिस्कॉम्स को सुधारें। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में, और मेरी 2 पावर मिनिस्टर्स बहुत सफल कॉन्फ्रेंसेस हुई, पिछली तो हम गुवाहाटी में 2 दिन पूरे लगातार, और हमारी सरकार में ऐसा नहीं है कि मंत्री उद्घाटन करके चले गए, हम पूरे 2 दिन साथ में बैठ के पूरे विस्तार से चर्चा करके आगे का मार्ग निकालते हैं। अब रिफॉर्म की जहां तक बात है, सबसे पहले तो हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है बिजली के क्षेत्र में। आप कोयले के आवंटन में देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की, उसके बाद अभी भी सीबीआई के कई केसेस चल रहे हैं, उसको हमने पारदर्शी तरीके से किया जो विश्व ने सराहना की है। और अभी तक तो सिर्फ 68 मायने हुई हैं जिसमें 3,35,000 करोड़ पोटेंशियल रेवेन्यू अगले 30 वर्ष में राज्य सरकारों को मिलेगा। केंद्र 1 रुपया नहीं रखता। पीयूष जी, मैं जनता की पावर पर चर्चा कर ले, फिर मैं कोल पर आऊंगा क्योंकि अगले 30 वर्ष में बहुत सारी इकोनॉमिक फंसी हुई है। हाँ, पावर का भी बताता हूं। हाँ, रिफॉर्म को हमने एक स्ट्रक्चरल बनाया है कि पोस्टेरिटी के लिए परपेचुअली अब भारत के नेचुरल रिसोर्सेज को कोई भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके। बिजली के क्षेत्र में देखिए तो पहली बात, जो डिस्कॉम्स अच्छा नहीं कर रही हैं उनको कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो हमने एक एक के साथ चर्चा की है, एक एक के अलग अलग प्लान्स बन रहे हैं कैसे आगे आने वाले 4 वर्षों में हम एक तरफ 24/7 बिजली देंगे, दूसरी तरफ उनके राज्य में जाल बिछाएंगे बिजली का, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन करेंगे, चोरी रोकेंगे, इफेक्टिवनेस ऑफ देयर पावर प्लांट्स, उसके आउटपुट पीएलएफ और एफिशिएंसी सुधारेंगे। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चरल चेंज जो टेम्पररी नहीं पर लाइफ लॉन्ग उनको लाभ देगा, बिजली के दर कम रखेगा और साथ ही साथ 24 घंटा बिजली देगा। अब मैं आपको 2-3 पॉइंट्स, आखिरी में हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में रिफॉर्म्स, पीयूष, मैं आपको 2-3 पॉइंट से पावर पे पूछता हूं और एक मिनट आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा। 7 किलोमीटर, हम तो पूरी सरकार की चर्चा करने बैठे थे। हाँ। पावर की चर्चा तो कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा। हाँ, नहीं, मैं एक दो पॉइंट्स आपसे पूछ रहा हूं। पूरी सरकार की हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपके जो दो प्रमुख विभाग हैं उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। 7 किलोमीटर दूर मैं ताजमहल से खड़ा था, वहां पर निजी कंपनी जो है वो पावर सप्लाई करती है और वहां के किसानों ने जब त्रासदी का समय था मुझे बताया कि निजी कंपनियों को वो पैसा देते हैं लेकिन उनको किसानों के अंतर्राष्ट्रीय स्मारक हमारा ताजमहल से 7 किलोमीटर दूर उनको बिजली नहीं मिल रही है। इस तरह की, ये तो स्टेट का सब्जेक्ट हो गया, हम सब संविधान को जानते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से कंकरेंट लिस्ट को समझते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि डिस्कॉम्स की भूमिका और करप्शन के चार्जेस को देखते हुए हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि बिजली आने वाले समय में प्रो मार्केट एनवायरनमेंट में सस्ती होगी, महंगी नहीं होगी, क्योंकि कोल भी आपके पास है। पीयूष गोयल जी।
दो चीजें, एक तो आपने जो आगरा के विषय में बताया, ये एकदम सही बात है। इसमें हम निरंतर उत्तर प्रदेश सरकार से चर्चा भी करते हैं कि कैसे वो अपने राज्य में हर घर तक बिजली पहुंचाएं। अगर वो नहीं करते हैं तो मुझे लगता है 2 साल बाद, 1.5 साल बाद जब चुनाव आएगा, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, एक निजी कंपनी के बिजली के बिल उन्होंने दिखाए किसानों ने मुझे। जी, क्या चीज? एक निजी कंपनी थी जो उस इलाके में बिजली सप्लाई कर रही थी और वो बिजली नहीं पहुंच रही है। जी, आप बताइए, आप एक्सप्लेन करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर वो निजी कंपनी पे नियंत्रण रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उन्होंने करना चाहिए। नहीं करते हैं तो मुझे लगता है वहां की जनता उनको अगले चुनाव में घर बिठाएगी और एक अच्छी सरकार लाएगी जो उनको वास्तव में बिजली पहुंचा पाए। लेकिन उसके बावजूद हमारी तरफ से हमने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है कि आप जितनी बिजली चाहें हम आपको अधिक दे सकते हैं, जितना कोयला चाहें हम आपको अधिक दे सकते हैं। आज भारत में बिजली और कोयले की कमी समाप्त कर दी गई है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पावर एक्सचेंज से, एनटीपीसी से, कोल इंडिया से। और साथ ही हम एक कानून लाना चाहते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट में मैं लाया भी हूं, पार्लियामेंट में है, कि कस्टमर को चॉइस मिले। अब ये जो आपने आगरा की बात कही, इसका आधारभूत जो समस्या है वो ये है कि वहां पे एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, एक ही सप्लायर है। मैंने नए कानून में प्रावधान रखा है कि जैसे आप मोबाइल फोन चूज करते हैं किसका लें, ए का लें, वोडाफोन का लें, एयरटेल, बीएसएनएल, बिजली में भी वैसी स्पर्धा हो, स्पर्धा में लोगों की एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ सर्विस सुधरे और दाम पे भी नियंत्रण लाया जाए। और इसमें मैं चाहूंगा कि सभी राज्य और सभी राज्य सरकारें इसका सहयोग करें, इस बिल को पास करने में केंद्र सरकार की मदद करें। दुर्भाग्य से इसमें भी कांग्रेस ने हमें अपोज किया है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन पीयूष जी, बिजली के नाम पर जस्ट लेवल की पावर पॉलिटिक्स होती है, सियासत होती है फ्री बिजली देने की, इस स्लैब पर इतनी बिजली फ्री दे देने की, उस स्लैब पर उतनी बिजली फ्री दे देने की। एक पूरा परिदृश्य है, बैकग्राउंड है करप्शन का। नेता आके प्रॉमिस करने लगते हैं साहब हम ये बिजली फ्री दे देंगे, हम वो बिजली फ्री दे देंगे। बिजली उत्पादित हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिजली सरप्लस है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स खाली हैं, उनकी नीतियां गलत हैं, उनके पास पैसा नहीं है इस बिजली को खरीदने के लिए। मैं पीयूष गोयल से सिर्फ ये जानना चाहता हूं, फिर ये सब्सिडी का बिल कौन देगा? कितनी सरकारें कब तक ये सब्सिडीज के बिल देंगी बिजली के नाम पर? कि हमने वादा कर दिया बिजली देने का, अब हम देंगे, बिल कहीं और से लाएंगे हम। एकदम सही बात कही आपने। और वास्तव में ये चुनाव में घोषणाएं करके आपने दिल्ली में देखा किस प्रकार से जनता को एक तरीके से गुमराह किया, लेकिन अल्टीमेटली वो उनके स्टेट को नुकसान दे रहा है। उस अपना दिल्ली के जो पावर सप्लाई सिचुएशन है वो हमने इतनी अच्छी तरीके से सुधार करके रखी थी, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं अलग अलग इलाके में फिर बिजली की कटौती हो रही है क्योंकि स्टेट सप्लाइंग कंपनीज और राज्य सरकार के बीच झगड़ा चल रहा है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। और आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी केंद्रीय चुनाव या राज्य चुनाव में ऐसा कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने गुजरात में 12 वर्ष में बिजली की समस्या ही ना खत्म की, 24 घंटे हर एक को बिजली दी, किसानों को पर्याप्त बिजली दी। पर जो कीमतें हैं, गुजरात की कीमतें सबसे कम बढ़ी 12 वर्षों में। पूरे देश का आप अगर डेटा निकाल लें, गुजरात में 12 वर्ष में सबसे कम बढ़ी और उनकी यूटिलिटीज लॉस से प्रॉफिट में आ गई। कोल पर अगर हम आए तो गुड इकोनॉमिक्स कैन मेक फॉर गुड पॉलिटिक्स ऑल्सो। नो, आई नो, आई एग्री, बट पीयूष मैं आपसे कह रहा हूं कोल पर, कोयले पर अगर हम आ पाए, क्योंकि ये नीतिगत मामला है, ये लंबा वक्त लेता है। हमने सबने देखा कि ट्रैक रिकॉर्ड माइंस अलॉट करने का क्या हुआ, कितनों में माइनिंग हुई और नहीं हुई, वो सारे आंकड़े आज आप मिनिस्टर हैं, आपके सामने होंगे। मेरा सिर्फ, और मैं कोशिश कर रहा हूं ये सारा सवाल जवाब आपसे सरल रहे, आंकड़ों में ना उलझे, मेरा सिर्फ आपसे यह सवाल है कि कौन सी पॉलिसी है जिसके तहत आप कहेंगे कि बेहतर कोयला, क्वालिटी ऑफ कोल आप जानते हैं एक बहुत बड़ा मसला है, वो मिलेगा जिससे बिजली की कीमत कम होगी या कम से कम संतुलित रहेगी, बढ़ेगी नहीं? लोग ये जानना चाह रहे हैं।
आपको जान के खुशी होगी, पहली बात तो हमने कोयले की कीमतें नहीं बढ़ाई पूरे एक वर्ष में, जो हर वर्ष पहले बढ़ती थी। दूसरी बात, कोल इंडिया की प्रोडक्शन 32 मिलियन टन बढ़ी मात्र एक साल में, जो 2010 से 14 4 वर्ष कुल मिला के क्यूमुलेटिवली 31 मिलियन टन बढ़ी थी। जो 4 वर्ष में किया हमने एक वर्ष में करके दिखाया। प्रोडक्शन ग्रोथ इज 8.3% ऑफ इंडिया, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से कोयले की क्वालिटी पे जिस प्रकार से हमने क्रशिंग कैपेसिटी, वॉशिंग कैपेसिटी, रैशनलाइजेशन ऑफ लिंकेजेस, जिससे नजदीक के माइन से नजदीक के प्लांट को कोयला मिले, जिस प्रकार से हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया है, अंडरग्राउंड माइनिंग, जिससे अच्छा कोयला निकले नीचे अंडरग्राउंड माइन से, इसका लाभ ऑलरेडी दिख रहा है। 32 मिलियन टन बढ़ा है। आज आगे आने वाले दिनों बड़े अखबारों में नरेंद्र मोदी जी के विज्ञापन के ऊपर ये खबरें छपी थी कि कोयला है, मतलब पावर अवेलेबल है, लोग देने के लिए तैयार है। वही मैं कह रहा हूं, खरीदार नहीं है। क्या कोयले के साथ भी वही स्थिति आएगी? क्योंकि सबसे बड़ी बस मसला पीयूष जी ये है कि ये है तो मामला इकोनॉमिक्स का, आप तो अर्थशास्त्र समझते हैं, कहां है पैसा? या फिर इसका बिल अल्टीमेटली ऐसी स्कीम होगी कि हम ही टैक्स पेयर देंगे, जो कि 4% से ज्यादा नहीं है इस मुल्क का टैक्स रेट, डायरेक्ट टैक्स पेयर का। नहीं अभय ज्ञान जी, फॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री जी की जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जिस प्रकार से वो अर्थव्यवस्था को स्ट्रक्चरली इंप्रूव कर रहे हैं, जिससे डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ेगी। घरों में हम जो 28 करोड़ जनता को आज बिजली नहीं मिलती है, उनको हम बिजली पहुंचाने का काम 1.25 लाख करोड़ रुपए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम से कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ की ट्रांसमिशन लाइनें हम अलॉट कर रहे हैं। इन सब कार्यक्रमों से मैं समझता हूं आगे आने वाले दिनों में बिजली की डिमांड और उसके साथ साथ कोयले की डिमांड बढ़ेगी। और जो इंपोर्ट करना पड़ता है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स, पिछले वर्ष 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट हुआ, हम इसको बंद करके भारत की संपत्ति इस्तेमाल करके जनता की सेवा सस्ती बिजली से कर पाएंगे। जी, कोल का जब स्कैम हुआ था उस समय भी मेरी और आपकी बहुत कार्यक्रमों में चर्चा हुई थी, तब भी मैं ये बात लगातार कहता था। कोल की डिबेट है कि नहीं, मैं पीयूष जी, आप पीयूष जी, बगैर आपके मंत्रालय के जाए पर आपसे जरूर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला। नहीं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। आपको आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब बोलने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं नहीं रोकूंगा पीयूष गोयल जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उस समय कांग्रेस के थोड़ा अनफेयर हो जाता है। ठीक है अभय ज्ञान जी, बाकी चैनल्स के साथ अनफेयर हो जाते हैं। मैंने आपको मोदी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, ठीक है, प्रेस डिबेट, ये इंटरव्यू दी थी। मैं एक सवाल, 2 सवाल, ठीक है, चलिए आप इंसिस्ट कर रहे हैं, आप इंसिस्ट कर रहे हैं, मैं 2 सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। सवाल पूछिए, मुझे आपत्ति नहीं है। नहीं, पर आपके बाकी कलीग्स को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, वो ठीक है, मैं आपसे 2 सवाल जरूर पूछूंगा। एक, ये लोग बहुत निराश हैं पीयूष जी, ये काले धन को लेकर कि बातें हो गई, कानून हो गया, SIT हो गई, सब हो गया, आया 1 रुपया नहीं। भाई कुछ बताएंगे कब आएगा काला धन? कुछ पता है? आप लोग बता सकते हैं मुझे? मैं समझता हूं बहुत आया है। हाँ। आपने पहली बार देखा कि भारत के नेचुरल रिसोर्सेज एक पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टली दिए जा रहे हैं ई ऑक्शन द्वारा। आखिर ये काला धन ही था ना जो यूपीए सरकार ने अपने दोस्तों को, अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पॉलिटिशियंस को, यार मित्रों को और परिवार के लोगों को बांटा था। हमने उसको पारदर्शी तरीके से करके 3,35,000 करोड़ तो कोयले से आएगा, 1,09,000 करोड़ स्पेक्ट्रम से आएगा। LED बल्ब यूपीए सरकार 310 रुपए प्रति बल्ब खरीदती थी, हम इसको 82 रुपए पे ले आए हैं। क्या ये काला धन नहीं रुक रहा है? हमने जो काम ये किया कब आएगा पीयूष जी? वो ऐसा स्ट्रक्चरल कितने समय में आएगा? बस इतना जानना चाह रहा हूं आपसे। इस देश में खत्म हो और आगे बढ़ने की कोई भ्रष्टाचारी काम नहीं करेगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, ये कब आएगा?
आप कह रहे हैं, चलिए आपने ये एलईडी आ ही का रहा है ऑप्शन ना ये। बताया। अब कोयला जैसे जैसे उत्पादन होगा तो उसका पैसा आएगा। हाँ, तो एलईडी बल्ब खरीद के पूरे देश में फिर पीयूष हम जी सब आप कह रहे हैं बल्ब कि को आप कोयले रिप्लेस पर करेंगे बात नहीं तो करना चाहते, आखिर लेकिन 200 रुपए कांग्रेस हर पर बल्ब आरोप पे तो यही था ना बचेंगे। कि मायने बांट दी, उसमें उत्पादन नहीं हुआ, तो इन महीनों में कब तक उत्पादन होगा इसका आकलन भी तो आपके पास होगा। चलिए एक मिनट, मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूँ। इकोनॉमी से आपका विषय Obviously, है और मेरा विषय है उससे। एक मिनट, अबे जी। ज्ञान, आपने सीएजी रिपोर्ट पढ़ी होगी। आई होप यू हैव रेड दैट। जी। तो विनोद राय जी ने यही तो कहा था कि अगले 30 वर्ष में जो कोयला उत्पादन होगा उसमें 1,86,000 करोड़ का विंडफॉल गेन है उन एलॉटीज को। हमने तो अभी 1/3 मायने नहीं करी है, तब 3,35,000 करोड़ हो गया। अब तो और 100 से भी अधिक मायने बाकी हैं। मैं सिर्फ ये तो पूछ ये रहा तो हूं कि विंडिकेट नहीं करता है, मैं सिर्फ विनोद ये राय के फिगर से भी ज्यादा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, मुझे याद है मैंने जब विनोद राय जी से यही बातचीत तो की थी उस पारदर्शिता किताब के है, बाद, यही तो ईमानदारी है, यही तो भ्रष्टाचार खत्म करने का इरादा है हमारा। पीयूष जी मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि ये 3,35,000 करोड़ रुपए कितने समय में, बस इतना पूछ रहा हूं, कितने समय में? अभी तो बताया यार, ठीक है, 20 जो ये मायने जाती हैं, ठीक। ये हर वर्ष ये माइन से कोल निकलता है, उसका जो पोटेंशियल लॉस विनोद राय जी ने 30 वर्ष का 1,86,000 करोड़ बताया था। हाँ। हमने उस 30 वर्ष के लॉस को कैप्चर करके जनता की सेवा में ऑलरेडी 3,35,000 करोड़ ठीक है, कमिटमेंट हो जाती है। कलेक्शन जैसे जैसे माइन होगा मिलेगी और पूर्वी राज्यों को मिलेगी जो इसका इस्तेमाल कर जैसे सकते हैं जैसे जनता माइन, की सेवा। ठीक, मैं आपका फेस वैल्यू पे ले रहा हूं पीयूष गोयल जी, आपके तो वो तो ऑब्वियस है, argument वो तो को। ऑब्वियस है, वो पहले दिन से ऐसा ही था। ठीक है,